कौन वो लोग हैं जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, किसको रीच आउट करें, किस प्लेटफॉर्म से, किस मीडियम से, जिससे ये आसान हो जाए इन्वेस्टर को ढूंढना। हर वो व्यक्ति जो आप पे ट्रस्ट करता है और उसके पास पैसा है, वो आपका इन्वेस्टर हो सकता है। हर वो व्यक्ति, आपका जो आइडिया होता है वही एक धंधा बनाता है, और आपका एक गलत आइडिया वही आपके धंधे को बिगाड़ता है। आपके प्रोडक्ट में अगर दम है तो कितना भी महंगा प्रोडक्ट सामने खरीदने को तैयार बैठा है। अच्छा बिजनेस सेटअप करने में कितना टाइम कंज्यूम होता है और कितनी वो एक्सपेक्टेशन लेके चले। अगर रेरा में रजिस्टर्ड बिल्डर है तो वो ट्रस्टेबल होगा। कोडैक कंपनी बर्बाद हो गई, वो इनोवेशन ही नहीं कर पाई अपने अंदर, तो आपको देखना भी है कि मेरा कॉम्पिटिटर कौन है। स्टार्टअप करना है ना तो यार इसके लिए बहुत ज्यादा दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, और लोग ना तैयार नहीं है मेहनत करने के लिए, लेकिन चाहते हैं कि बिजनेस करना है हमें। उन लोगों को क्या आंसर दोगे आप? हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो होने वाला है यार इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। वो होने वाला है उन यूथ के लिए, उन यंगस्टर्स के लिए जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज है कि लाइफ में करे क्या, चाहे उनके पास पैसे हो या ना हो। लेकिन आज इस पॉडकास्ट से उनको डेफिनेटली एक सॉल्यूशन मिलने वाला है, क्योंकि जो गेस्ट हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं उनका नाम है पवन कुमार, एंड वो फाउंडर है कोहो ग्रुप के, एंड एक वो रियल एस्टेट एक्सपर्ट भी हैं, बिजनेस कोच भी हैं, और वो आज हमें बताएंगे इस पॉडकास्ट के थ्रू कुछ ऐसी टेक्टिक्स, कुछ ऐसी टिप्स जो कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में हेल्प करने वाली है आपको एक बिजनेस माइंडसेट बनाने में। क्योंकि देखो डाउट आज की डेट में हर इंसान के पास होता है कि उसको करना क्या है। उसको ये नहीं पता होता कि यार आफ्टर कॉलेज उसने क्या जॉब करनी है, या उसने बिजनेस करना है, कहां पैसे मिला, इन्वेस्टर्स कैसे ढूंढूं, स्टार्टअप करूं या ना करूं। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो उसके दिमाग में घूमते रहते हैं, लेकिन आज इस पॉडकास्ट से हम वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा भी टारगेट ये रहता है कि यार जितने भी यूथ इश्यूज फेस कर रहे हैं उनका सॉल्यूशन हम इन पॉडकास्ट के थ्रू दे सकें, एक एजुकेटिव कंटेंट हम आप लोगों के साथ शेयर कर सके। सो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को। हेलो पवन जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। ठीक है, तो मेरे को एक चीज बताइए, आप रियल एस्टेट एक्सपर्ट भी हैं, आप बिजनेस कोच भी हैं, तो ये दोनों जो कैटेगरी है ये देखो मिलती भी है कहीं ना कहीं, लेकिन टोटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। बिजनेस तो हर जगह होता है, लेकिन एज अ बिजनेस कोच भी होना कोई आम बात नहीं है, राइट? yes, yes. तो हम बात करेंगे आपसे बिजनेस से रिलेटेड, फिर हम धीरे धीरे आएंगे रियल एस्टेट के ऊपर। हाँ, आ सकते हैं आप। ठीक है। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि लेट सपोज किसी को अपनी लाइफ में बिजनेस स्टार्ट करना है, उसको नहीं पता कि वो बिजनेस कैसे स्टार्ट करे, ना ही उसका कोई फैमिली बैकग्राउंड है बिजनेस का, ना ही उसका कोई ऐसा बिजनेस माइंडसेट है पहले से, लेकिन वो चाहता है कि वो बिजनेस स्टार्ट करे, अपनी लाइफ को थोड़ा ईजियर बनाए, और उसके पास जीरो इन्वेस्टमेंट है अभी। तो कैसे वो एक बिजनेस को स्टार्ट करे, क्या उसको वो अप्रोच रखनी चाहिए एज अ बिजनेस कोच, आप बताइए। शिवम सर, इसमें आपने कंबाइन क्वेश्चन कर लिए सारे। अब इसको मैं आपको अलग अलग पार्ट में डिफाइन करता हूँ जी। सबसे पहले तो उसने बिजनेस में आने की सोची जी। क्यों सोची? उसका माइंडसेट था बिजनेस में आने। जब बिजनेस का उसके माइंड में, जब दिमाग में बिजनेस करना आया, तो उसके माइंड में दिमाग में बिजनेस करना है, यूथ के लिए चाहे कोई भी हो सकता है। और अगर उसके पास पैसे नहीं है तो कैसे आ सकता है? तो आपको बताएं, बिजनेस किसी भी व्यापार को करने के लिए आपको 4 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके अंदर विल, यानी कि इच्छा आपकी है, तभी आप व्यापार में आना चाह रहे हैं। दूसरी स्किल, आपके अंदर स्किल है कोई, तब आप व्यापार में जाना चाहते हो। पहली हो गई विल, तीसरी हो गई स्किल, और तीसरा आपका हो गया गोल, कि आपका गोल है कि कहां तक जाना चाहते हो। चौथा हो गया आपका रोल, कि आप इस समय हो कहां पर। जो आप कह रहे थे ना कि पैसा नहीं है, तो आपका रोल क्या है इस समय। तो कहने का मतलब ये 4 चीजों में आपको अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा। पहला, मेरा गोल क्या है, मैं जाना कहां चाहता हूं। दूसरा, मेरा रोल क्या है, मैं खड़ा कहां पर हूं इस समय। तीसरा, मेरा जो स्किल क्या है, मैं कर क्या सकता हूं। और चौथा, मतलब कि आप समझ लो
एम हो गया, आपका रोल हो गया, आपकी स्किल हो गई और आपकी बिल। वो स्किल के साथ साथ मेरे अंदर बिल कितनी है, मैं जुनून कितना है उस बिजनेस को करने के लिए। इन चारों चीजों में आपको अपना एक नंबर्स देनी है। आपको अगर आपके अंदर स्किल है, मेरे अंदर मुझे ड्राइविंग आती है जी लेकिन मुझे अभी उत्तराखंड जाना है दिल्ली से। जी ड्राइविंग तो आती है लेकिन मेरी जाने की इच्छा नहीं है, तो मैं क्या जा सकता हूं? बिल्कुल नहीं। नहीं जा सकता ना। ऐसे ही चलो मेरी जाने की इच्छा है और मुझे ड्राइवरी आती नहीं है, तो कोशिश कर सकते हो। मैं जा सकता हूं। कैसे जा सकता हूं? मुझे हायर करना पड़ेगी टैक्सी, लेकिन जा सकता हूँ। जा सकता हूं। मेरे अंदर बिल है, मुझे जाने की इच्छा है, तो मैं जा सकता हूं। मैं दूसरी टैक्सी मंगा के तब जा सकता हूं। लेकिन मेरे जाने की इच्छा ही ना हो, तो आपके अंदर स्किल हो चाहे कुछ भी हो, आप नहीं जा सकते ना। तो मेन जो वो है आपका होना चाहिए बिल। मैं उस पर सबसे बड़ा फोकस देता हूं। स्किल है तो उसमें प्लस पॉइंट हो जाता है, वरना स्किल्ड तो हायर भी की जा सकती है। बहुत बहुत सही। और आपका गोल, आप जाना कहां चाहते हो। आप अगर उत्तराखंड जाना चाहते हो तो आप अपनी टाइमिंग क्या करोगे? आपको पता है 6 घंटे का सफर है, 1 घंटे का गैप लेके आप 7 बजे सुबह निकल लोगे। अगर 7 बजे निकलते हो आप, तो 6 घंटे में अगर देखा जाए तो 1-2 बजे तक आप पहुंच जाओगे। राइट। अब आपको अहमदाबाद जाना है और जाना है टैक्सी से, तो आपको आज की सुबह निकलना पड़ेगा, तो कल की शाम को पहुंचोगे। जी। आपका जो गोल है, आप हो कहां? आप दिल्ली में बैठे हो, अहमदाबाद जाना चाहते हो, तो फिर आपके लिए उसी तरीके की प्लानिंग बनाना पड़ेगी। और आप किस टाइम पे जाना चाहते हो। फर्स्ट मूवर एक होता है, दूसरा होता है फास्ट मूवर। फर्स्ट मूवर क्या होता है कि वो तेजी से चला, सॉरी फर्स्ट मूवर पहले आया और फास्ट मूवर हुआ वो तेजी से चला। मुझे अहमदाबाद जाना है जी, और आपको भी अहमदाबाद जाना है। राइट। आप मुझसे पहले चल दिए, आप टैक्सी से जा रहे हो या आपने अपनी कार उठाई, आप चल दिए, और मुझे आपसे पहले पहुंचना है। मैं फ्लाइट बुक करूंगा, शाम को पहुंचूंगा, मैं देखूंगा आप आओगे दूसरे दिन को, मैं पहले ही पहुंच जाऊंगा वहां। तो ये हो गया फास्ट मूवर। तो आपको प्लानिंग इस तरीके की बनाना पड़ेगी कि आप जाना किस लेवल पे चाहते हो और किस समय तक जाना चाहते हो। तो आपका जो गोल है उसको मील के पत्थर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मील के पत्थर जो रोड पे लगे हुए होते हैं, किलोमीटर वाले मील के पत्थर, उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि मुझे अहमदाबाद जाना है या मुझे अभी मुंबई निकलना है और मुझे 4 घंटे में पहुंचना है, तो आपको फ्लाइट का सहारा लेना पड़ेगा। आप सीधे समझ लीजिए। तो आप किस तरीके का व्यापार करना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज आपको स्किल के बारे में बता देता हूं। मैंने आपको स्किल दे दी बहुत सारी, बहुत स्किल्ड है आपके अंदर, बहुत बढ़िया आप वीडियो एडिटिंग कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, सारी चीजें कर लेते हो, नॉलेज तो है आपको जी, लेकिन आपको इंप्लीमेंट करने का मन नहीं, आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो उसमें। क्या आप टिक पाओगे? आपको इंप्लीमेंट भी करना पड़ेंगे, आपको इनोवेशन भी लाना पड़ेंगे। कोडेक कंपनी बर्बाद हो गई, वो इनोवेशन ही नहीं कर पाई अपने अंदर। सबसे फर्स्ट कंपनी थी वो रील वाले कैमरे में, कोडेक। यस, कोडेक बर्बाद हो गई, वो इनोवेशन नहीं कर पाई। दुनिया रील वाले कैमरों को छोड़ रही थी, डिजिटल कैमरे आ गए, वो अपने को इनोवेशन नहीं कर पाई, वो बर्बाद हो गई, खत्म हो गई कंपनी। तो आपको देखना भी है कि मेरा कॉम्पिटिटर कौन है और मैं, और समाज चाह क्या रहा है, लोग चाह क्या रहे हैं, आपको वो भी चेंजिंग लाना पड़ेगी। जैसे आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं समझाता हूं। बहुत सही। एक सबने सुनी होगी कहानी, वो एक खरगोश और कछुआ की कहानी थी। उसमें सबको पता है कि कछुआ जीत जाता है, खरगोश हार जाता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर खरगोश क्या कहता है कि देख, मैं रुक गया था रास्ते में उस बार, अब की मैं रुकूंगा नहीं, अब की मैं रुकूंगा नहीं, अब दोबारा से करते हैं दौड़। मुझे पता है मैंने एक गलती करी थी, उसने वो गलती से सुधार कर ली, बोले दोबारा से दौड़ करते हैं। कछुआ बोला ठीक है कर लो। दौड़ दोबारा से होगी
तो प्लेटफॉर्म मेरा होगा, प्लेटफॉर्म मेरा होगा। बोले ठीक है। उसने आपकी लक्ष्य रखा नदी के पार, बोले वो लक्ष्य है। अब खरगोश तो चक्कर मारता रहा नदी के इधर इसी पार, कछुआ पार चला गया, निकल गया, अब वो जीत गया। कैसे जीता? उसको मालूम था कि अब जब ये मेरा कॉम्पिटिटर है तो मैं इसके प्लेटफॉर्म पे अगर जाऊंगा तो मैं नहीं जीत सकता, मुझे कुछ एक्स्ट्रा इनोवेट करना पड़ेगा। उसने रास्ता ही चेंज कर दिया, उसने पानी का रास्ता पकड़ा और सीधा चला गया जी। अगर वो इनोवेट नहीं करता तो वो हार जाता, वो हार जाता। तो इसीलिए आपको कुछ इनोवेशंस भी लाना पड़ेंगे ऐसे, जिससे आप जो है व्यापार में मोनोपोली प्राप्त कर सकें। और आपने दूसरा क्वेश्चन किया था कि किसी के पास पैसा नहीं है तो आप कैसे करेंगे? एग्जैक्टली, बहुत बड़ा क्वेश्चन है एंड आई गेस बहुत- एवरी यूथ इज इसी चीजों से जूझ रहा है एक इंसान समझ रहा है। कि कैसे बिजनेस स्टार्ट करे अगर एक भी पैसा नहीं है। हर बड़ी कंपनी को आप उठा के देख लोगे तो एक छोटे से कमरे से शुरू हुई है। चाहे अमेजॉन ले लो, उसने बुक सेलर के रूप में शुरुआत करी थी। चाहे फ्लिपकार्ट ले लो, उसने भी छोटे से धंधे से शुरुआत की थी। चाहे आप ओला ले लो, ओबर ले लो, कोई भी ले लो, एक छोटे से प्लेटफॉर्म से शुरू करी है। चाहे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ले लो, छोटे से प्लेटफॉर्म से शुरू की है। लेकिन आप ये कह रहे हो बिल्कुल भी पैसा नहीं, बिल्कुल इन्होंने भी छोटा नहीं। मोटा पैसा लगाया लेकिन बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको इन्वेस्टर की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको आइडिया में दम होना चाहिए। वहां पर आपको 3P का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और कौन से हैं वो 3P? 3P मतलब प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है इस समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर प्रॉब्लम कौन कौन सी है, हम जहां रह रहे हैं वहां क्या क्या प्रॉब्लम से लोग जूझ रहे हैं। पहली P, उसका सॉल्यूशन आपको ढूंढना पड़ेगा। पहली P प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। दूसरी P पीपल्स, कि उस प्रॉब्लम से कितने पीपल परेशान हैं, जिससे आप मार्केट भी बना सको। ऐसा थोड़ी नहीं एक ही कस्टमर वो बिल्कुल। प्रॉब्लम से उसके पीछे लग गया तो आप मार्केट कहां से बना पाओगे? बिल्कुल सही। तो कितने कस्टमर, कितने पीपल परेशान है उससे, तो आपको पीपल्स रिसर्च करना पड़ेंगे, कितनी पब्लिक जो है परेशान है उससे। ठीक है तो आपका वो मार्केट बेस बन जाएगा। जी। पहला प्रॉब्लम सॉल्व की, दूसरा पब्लिक कितनी परेशान है, और तीसरी प्रोडक्ट, उसी का प्रोडक्ट लॉन्च कर दो आप। ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाया जो अधिक से अधिक पब्लिक को सॉल्व कर सके, तो आपका एक आइडिया आ गया। ये इस आइडिया को किसी भी इन्वेस्टर के सामने आप रखोगे, वो पैसा लगा देगा आपके साथ। आपको इन्वेस्टर को पिच करना पड़ेगा। तो इस आइडिया में तो कोई पैसा नहीं लगता ना, ये आइडिया तो आपको रिसर्च करना है माइंड से, आपको देखना है, आपको जानना है, और इसका एक आपको फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। जैसे हम लोग रियल एस्टेट के बिजनेस में क्या करते हैं, मेरा रियल एस्टेट का बेसिकली बिजनेस है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। हम लोगों के पास पैसा नहीं होता, हमको कोई व्यापार करना होता है, तो हम कोई लैंड्स देखते हैं, महंगी लैंड होती है वो, तो हम उसका रफली एक मैप बनाते हैं। ओके। और मैप बनाते हैं, उसमें हम प्लॉट्स की संख्या बना देते हैं, और हम जा करके उसकी प्राइसिंग निकालते हैं कि इस प्राइस में पड़ रहा है। फिर हम वहां की मार्केट की एनालिसिस करते हैं कि किस रेट में बिकेगा, उसमें फिर मार्जिन्स निकालते हैं, और जाके इन्वेस्टर को पिच करते हैं कि आप इसमें 5 CR लगा दोगे तो हमें इतना बच रहा है। अब हमारी शेयरिंग तय हो जाती है, आपका इतना शेयर हो गया, हमारा इतना शेयर हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने बिजनेस के भी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेंगे। आप इन्वेस्टर के सामने अपना पिच करोगे, आपका व्यापार शुरू हो जाएगा। और ये इन्वेस्टर्स कहां से ढूंढे? सबसे बड़ा तो सवाल ये भी आता है ना कि कौन वो लोग हैं जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, किसको रीच आउट करे, किस प्लेटफॉर्म से, किस मीडियम से, जिससे ये आसान हो जाए इन्वेस्टर को ढूंढना। हर वो व्यक्ति जो आप पे ट्रस्ट करता है और उसके पास पैसा है, वो आपका इन्वेस्टर हो सकता है। हर वो व्यक्ति, इन्वेस्टर कोई अजूबा जादू वाला व्यक्ति नहीं है। हर वो व्यक्ति जिसके पास पैसा है लेकिन उसको टाइम नहीं है अपने पैसे को मैनेज करने के लिए, और आप पे ट्रस्ट है। ट्रस्ट भी 2 प्रकार का होता है, एक तो मेरा पैसा इसके यहां सुरक्षित है, मैं इसको दे दूंगा, दूसरा इस पैसे को मेरा ग्रो भी कर देगा। 2 तरीके का ट्रस्ट होता है। एक तो मैंने आपको पैसा दिया भाई,
तो मेरा सुरक्षित है, बेईमानी नहीं करेगा। दूसरा ट्रस्ट का, हाँ ये ग्रो भी कर देगा मेरा पैसा, ऐसा ना हो बेईमानी तो नहीं करेगा, लेकिन घाटा हो सकता है इसके साथ, तो ट्रस्ट वहां टूटेगा। तो दोनों तरीके का आपने ट्रस्ट अगर इन्वेस्टर का जीत लिया तो बन जाएगा। वो इन्वेस्टर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके आसपास की कम्युनिटी में भी हो सकते हैं, आपकी कॉलोनीज में भी हो सकते हैं। वो कोई ऐसा नहीं है कि अजूबा इन्वेस्टर आपके पास आएगा। अब आपको एक बात, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूं। बिल्कुल बताइए। बिल गेट्स के माइंड में जब ये आइडिया आया था तो उसके पास पैसा नहीं था। ओके। वो इन्वेस्टरों के पास में गया था, 1133 इन्वेस्टरों को पिच किया था उसने। 1133, जिसमें से 950 इन्वेस्टरों ने डायरेक्टली पैसा लगाने से मना कर दिया था। लेकिन उसको प्रोडक्ट लॉन्च करना था, उसको वो कंपनी बनानी थी। मैंने पहले ही सबसे पहली बात बोली, बिल होनी चाहिए आपकी ना। बिल कितनी है? तो 1133 लोगों में से 950 ने डायरेक्ट मना कर दिया, और आप समझ लीजिए 80 लोगों ने उसमें से वादा कर दिया लगाएंगे, लेकिन लगाया। मात्र 53 लोग बचे। 53 में से 42 लोगों ने केवल 1 साल के लिए पैसा लगाया, अपना पैसा निकाल लिया। जो टिके हुए रहे उसके साथ वो 11 लोग रहे। 1133 में से अगर 11 लोग टिके हुए रहे तो सक्सेस रेशियो कितना हो गया? 1% से भी कम। बहुत कम। हम लोग सक्सेस रेशियो तोलते हैं कि मैंने 10 लोगों को देख लिया, उसमें से एक भी व्यक्ति राजी नहीं हुआ। हम लोग, अरे 10 को देखा, 100 को देख लो भाई। ये आप पूरा वर्ल्ड पड़ा है भाई पिच करने के लिए। 100 में भी नहीं मिला तो 1000 को देखो, 1000 को नहीं मिला तो 10,000 को देखो, संख्या बढ़ाओ आप। बिल गेट्स ने 1133 लोगों को पिच करने के बाद, जिसको हम टॉप 10 में रखते हैं वेल्थ के हिसाब से पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो उसका सक्सेस रेशियो 1% से कम है। और हम अपेक्षा रखते हैं कि हम 70% पास हो जाएं, 80% पास हो जाए। भाई सक्सेस रेशियो आपका भले ही कम हो, लेकिन आपका दायरा बड़ा होना चाहिए। जैसे आपको बताता हूं, आपने एक वीडियो डाली जी, उस पर 10,000 व्यूज आ गए, ठीक है। अब आपने 100 वीडियो डाली, उस पे 1,000 व्यूज आए। ओके। आपने 1000 वीडियो डाली, आपके 1,000 व्यूज आए, तो आपका तो व्यूज, सब्सक्रिप्शन सब बढ़ेगा। और आप एक ही वीडियो डाल के रह गए तो आपके 10,000 ही रह जाएंगे, उससे तो ना कोई रेवेन्यू। पॉइंट है, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब, आप जो अपना दायरा बढ़ा रहे हो, आपका सबसे पहले आदमी किसके पास जाता है? अपने पिताजी के पास जाता है, भाई मेरा बिजनेस है ये, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, पापा पैसा दे। अब पापा के पास पैसे नहीं है, फिर क्या जाता है? वो चाचा के पास जाता है, मामा के पास जाता है, ये रिलेटिव होते हैं। फिर भाई के पास जाता है, फिर और कजिन के पास जाता है, फिर आस पड़ोस के पास जाता है। धीरे धीरे करके वो सबके पास चला जाता है। अब जाकर के गांव में और बड़े बड़े लोग होते हैं, उनको आइडिया देता है। उसके बाद जो आसपास के शहर को होते हैं उनके पास जाता है। तो जाकर के अगर वो लगातार जाता रहेगा तो कोई ना कोई उसके साथ इन्वेस्टमेंट करने वाला मिल जाएगा। और फिर भी अगर वो नहीं भी मिल रहा है तो उसको इतनी नॉलेज मिल जाएगी, जो क्वेश्चन आंसर जो करे उन इन्वेस्टरों ने, उनका अंतिम जवाब इतना परफेक्ट होगा कि वो लास्ट में जाकर के पिच कर लेगा। जो बार बार वो इतने लोगों को पिच कर रहा है, वो भी तो ट्रेंड हो रहा है अंदर ही अंदर। जो गलती उसने पहली पिच में करी वो सेकंड में नहीं करेगा, जो सेकंड में करी वो थर्ड में नहीं करेगा। लेकिन एट दी एंड एक वो ऐसा टाइम आएगा जब वो ऐसी पिच करेगा कि इन्वेस्टर तो कहेगा कि भाई ले ले पैसा। जैसे आप कोई पत्थर तोड़ते हो जी, आपने मान लिया 12 हथौड़ी में टूटा वो पत्थर, 12 हथौड़ी मारी, तो 12वीं हथौड़ी में वो पत्थर टूटा, तो क्या आप इस चीज को नहीं मानते? पहली हथौड़ी का भी उतना ही रोल था जितना 12वीं हथौड़ी का था। कुछ ना कुछ तो निशान डाला होगा उसने, तभी वो 12वीं हथौड़ी में टूटा है पत्थर। तो कहने का मतलब, आपका आज आपको बिजनेस करने का मन है और अभी से आप बिजनेस के बारे में सोचने लगे, तो सबसे पहले तो आपके माइंड में आइडिया आएगा। तो जब आइडिया आया तो उस
आइडिया की आपको एक तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी, आपकी पूरी स्पष्ट तस्वीर हो जाएगी मुझे इस बिजनेस को ले क्या जाना है। तो उस पल का क्या वो रोल नहीं था जब आप अरबपति बने थे? उस पल का उतना ही रोल है जो आज आप अरबपति बने हुए। तो कहने का मतलब, आपके पास पैसा नहीं है तब भी शुरू कीजिए, और आपके पास इन्वेस्टर नहीं है तब भी शुरू कीजिए। शुरू कीजिए, एक दिन आप खुद ही धंधा बना जाओगे। विल होनी चाहिए लेकिन। यस, बस और कुछ नहीं। विल इज ऑल, इट्स ऑल अबाउट विल एट द एंड, राइट। तो चलिए मेरे को एक चीज बताइए कि आज की डेट में क्या होता है कि लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि लेट सपोज एक इंसान जॉब कर रहा है और एक इंसान बिजनेस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जॉब वाला सोचते हैं यार कि यार मेरे को ना फ्रीडम चाहिए अपनी लाइफ में, मैं बहुत तंग आ गया हूँ बॉस की चिक चिक वगैरह, इससे मेरे से नहीं हो रही जॉब। तो वो क्या करता है, वो बिजनेस की तरफ स्विच होता है। तो कब वो उस बंदे को ऐसा डिसीजन लेना चाहिए अपनी लाइफ का कि उसको जॉब से स्विच होना चाहिए बिजनेस में, और क्या ये डिसीजन सही है उसके लिए? फ्रीडम के लिए अगर वो बिजनेस कर रहा है तो नहीं होना चाहिए। फ्रीडम के लिए, हाँ, ये लोग कहते हैं, बहुत मोटिवेशन लोग ये बात को कहते हैं कि मैं अपना सोचना बता रहा हूं कि फ्रीडम के लिए वो बिजनेस में आ रहे हैं तो स्विच नहीं होना चाहिए, उनको कुछ अलग करना है। क्योंकि बिजनेस में आपको, वहां तो जॉब में तो आप 8 घंटे आपके निश्चित हैं, वो आप बेच चुके हो उसको 8 घंटे, लेकिन जॉब में आपको हो सकता है 24 घंटे भी, सॉरी, बिजनेस में आपको हो सकता है 24 घंटे भी आपको करना पड़े वर्क। तो फ्रीडम नहीं, फ्रीडम के लिए नहीं, नया कुछ करना चाह रहे हो लाइफ में, या फिर ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहते हो आप कि मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं, या फिर कहीं सामने वाला क्या प्रॉब्लम बना रहा है बिजनेस में, धंधे में, मैं उसकी सॉल्व कर सकता हूं, तब आप आइए। दूसरी चीज, आपको लगता है कि मैं इसको ऐसा प्लेटफॉर्म बना दूं कि मेरे और भी जो जनरेशन आए उसको अपने धंधे में आकर के और उसमें दूसरे के बारे में ना सोचना पड़े, तो आप आइए धंधे में। तीसरी चीज, आप धंधे में आते हो जी, आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बहुत बड़ा धंधा बना देती हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बनी रहती है, वो फिर नीचे गिर जाती है। कंसिस्टेंसी एग्जैक्टली नहीं बनी रहती है। जैसे कि बिग बाजार का उदाहरण देता हूं, बहुत बड़ा एग्जांपल है ये भी। बिग बाजार ने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी थी लोगों की कि बेस्ट प्राइस और एक ही मार्केट के अंदर सारा माल मिल जाता था। बिग बाजार ने एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की थी कि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपके घर के जितने भी सामान है, कपड़े से लेकर के सारी चीज आपको वहीं मिल जाएगी जी, खाने पीने की सारी चीजें। उसके देश के अंदर हजारों आउटलेट खुल गए थे, तो बल्क क्वांटिटी में कंपनी से खरीदते थे और वो बेचते थे। वहां पर उन्होंने मार्जिन बहुत शॉर्ट कर दिए थे, क्योंकि जब कोई भी चीज या तो आप बल्क क्वांटिटी में खरीद लो, कम मार्जिन पे बेच दो तो रेवेन्यू कमा जाओगे, या आप कम बेच रहे हो तो मार्जिन ज्यादा कमा लो तो रेवेन्यू कमा जाओगे। लेकिन प्रॉफिट आपको होना रेवेन्यू पे है, मार्जिन आपका ज्यादा है तो रेवेन्यू कम है तो प्रॉफिट आपका कम रह जाएगा। रेवेन्यू सेल्स आपकी ज्यादा है और मार्जिन कम है तो प्रॉफिट कम आ जाओगे। तो बिग बाजार ने जो काम किया था वो सबसे माल को उठाया था जी, और बेचा था, उसको केवल अपने प्लेटफॉर्म पे बेचना था। उसने बहुत बड़ी कंपनी बना दी, 60,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी हो गई थी। लेकिन गलती उससे क्या हुई कि उससे गलती हुई कि वो प्रोडक्ट को खुद लॉन्च करना शुरू कर दिया उसने। अब आपको एक शिवम सर उदाहरण देता हूं जी, ये बोतल है जी, मैं बोतल की कंपनी से इसको बनवाता हूं कि भाई मेरी पानी की बोतल बना देना, मैं 1000 बोतल बनवाता हूं, ठीक है। तो 1000 बोतल उसका खर्चा जो आता है वो 4.5 रुपए का आता है, मुझको 5 रुपए में दे देगी वो, 5 रुपए में दे देगी वो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी 1000 बोतल नहीं बना रही है, वो 1 लाख बोतल पहले से भी बना रही है, इसलिए उसने पूरा मैनेजमेंट और पूरा प्रोसेस सिस्टम वो बना रखा है। इसलिए आपको वो, अब आपको ये बोतल की कॉस्ट आ रही है वो 5.5 रुपए आ रही है खुद की, अब ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग रहेगा, वो घर पे पहुंचाने में 5 रुपए दे देती है। अब आप मार्जिन कम नहीं कर सकते। बिग बाजार तो इसलिए व्यक्ति खरीदने जा रहा था कि एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें मिल जाएंगी और मार्जिन भी, मतलब प्राइस भी ठीक है, रीजनेबल।
अब क्या हुआ, अब उन्हें प्राइस बढ़ाना पड़ गया अपनी चीजों का। जब अपना खुद का प्रोडक्शन शुरू किया तो जाकर के 60,000 करोड़ की कंपनी 9,000 करोड़ में बिकी। तो जो आपका जो आइडिया होता है वही एक धंधा बनाता है, और आपका एक गलत आइडिया वही आपके धंधे को बिगाड़ता है। तो कहने का मतलब, आपको अपने आइडिया पे जब आप काम कर रहे हो तो उसको आपको ट्रस्ट होना चाहिए, उसकी आपकी अपनी एनालिसिस होनी चाहिए पूरी, तभी आप आइए धंधे के। ठीक है, चलो मेरे को एक चीज बताओ कि लेट्स सपोज आपने बिजनेस तो सेटअप चलो करवा दिया हमारा, लेकिन किसी को सबसे बड़ा जो टास्क होता है वो हमेशा होता है सेल्स का, कि सेल्स कैसे बूस्टअप करनी है, क्या क्या वो टैक्टिक्स होती है, क्या क्या वो तरीका होता है किसी एक बिजनेस की सेल्स को बढ़ाने का। बेसिक से कुछ ऐसे स्टेप्स समझा दी ऑडियंस को जिससे ये चीज आसानी से लोग समझ पाए। देखो, सेल्स बोले तो एक तो सेल्स हो गई, दूसरी मार्केटिंग हो गई। मार्केटिंग और सेल्स में दोनों में फर्क है। सेल्स होता है प्रोडक्ट को बेचना, मार्केटिंग होती है उसका फेस कराना, दोनों में फर्क है। सेल्स अगर आप कर रहे हो तो आपको अपने ब्रांड की पोजीशन बनाना पड़ेगी। आप बेच क्या रहे हो, प्रोडक्ट बेच रहे हो या ब्रांड बेच रहे हो, दोनों में फर्क है। सर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तब तो आपको सेल्स करना पड़ेगी जी, और आप ब्रांड बेच रहे हो तो आपको मार्केटिंग करना पड़ेगी। आप किस पोजीशन पे अपने ब्रांड को खड़ा कर रहे हो, ये आपको अपना खुद का एक सेटअप बनाना पड़ेगा कि मैं इस ब्रांड को अब इसमें भी आपको 3 P लगाना पड़ेगी। ओके, हाँ, इस केस में भी इसमें भी आपको 3 P लगाना पड़ेगा। आपको पहला, आप पोजीशन, अच्छा, आपको पोजीशन कहां पर करना चाह रहे हो उसको। तीसरा आपका प्राइस, आपका प्राइस क्या है, पोजीशन, प्राइस और पीपल। आपका पीपल कौन है, आपका ऑडियंस कौन है, आपका कस्टमर कौन है। अभी मैं आपको एक उदाहरण दूं, लुइस विटॉन की मैं शोरूम एक रुद्रपुर जैसे शहर में अगर खोलूं, क्या मैं बेच सकता हूं? नहीं, लोगों को पता ही नहीं उसके बारे में, लोगों की उसकी वर्थ ही नहीं पता वहां पर। अब वो जाएगा भी देखेगा, भाई 2 लाख रुपए की उसकी बेल्ट है, कि परफ्यूम की बोतल 40,000 रुपए की है, 30,000 रुपए की है, तो वो तो देख के ही लौट आएगा। तो हमको पीपल्स, अपना मतलब ऑडियंस हमारा कहां पर है, तो एक तो और दूसरा प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट है कहां, हमारा कॉम्पिटिटर कौन है, हम किस से कॉम्पिटिट करना चाहते हैं, हम किस ब्रांड से कॉम्पिटिट करना चाहते हैं, और आपको अपने प्रोडक्ट को वायरल करना पड़ेगा। वो वायरल कैसे होता है, अभी मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, एक बहुत फ्री का वायरल करने के तरीके बता रहा हूं आपको जी। एक ने किसी शोरूम का बिल डाल दिया कि टमाटर 1 किलो 250 रुपए केजी, उसने बिल डाल दिया वो, और पीछे से फ्लिपकार्ट ने उस पर ट्वीट कर दिया ट्विटर पे, अरे ये 250 रुपए के टमाटर, मैं तो 250 रुपए में आपको कुर्ती दे दूंगा, मैं तो आपके बच्चों के कपड़े दे दूंगा, आपके घर तक डिलीवरी करके दे दूंगा। उसने अपना, उससे ज्यादा जो वायरल हो गया उसका ट्वीट हो गया। जो ऐसा होता है, हाँ होता है बिल्कुल। उधर जोमैटो ने क्या किया, अरे हम तो 250 रुपए में आपको पूरी फैमिली के लिए खाना दे देंगे, फ्रेंच फ्राइज दे देंगे, पिज्जा दे देंगे, और आपको कोल्ड ड्रिंक भी दे देंगे साथ में, और आपके घर तक पहुंचा देंगे। टमाटर लाने की कौन सी आवश्यकता है 250 रुपए की। तो मतलब ये वायरल आपको करना पड़ेगा। आपके प्रोडक्ट, आपको मैंने पहले ही बताया था कि आप कितने ऑडियंस तक पहुंच पाते हो, ये कोई भी तरीका हो सकता है, चाहे सोशल मीडिया हो सकती है, चाहे ट्रेडिशनल मार्केट हो सकती है। पहला मैंने बता रहा हूं, अभी इसमें 3 चीजें आएंगी। अभी आप कितने पीपल्स तक पहुंचना चाहते हो, और टारगेट ऑडियंस, ये नहीं है कि खचड़ा लोगों में आप पहुंच गए, वहां पर आपका प्रोडक्ट की कोई डिमांड ही नहीं है, उसी जगह पे ऑडियंस तो बहुत मैटर करती है। अभी आपने जैसे एग्जांपल बताया लुई विटॉन का, हाँ हाँ, तो मतलब ऑडियंस आपको सर्च करना पड़ेगा, उसमें भी आप कितने लोगों तक पहुंच पाती हो। वो मैंने बताया, बिल गेट्स गया था 1133 लोगों के पास, उसमें से जाके 11 लोग मिले। ऐसे आपके प्रोडक्ट में भी क्वालिटी लीड्स, मतलब क्वालिटी के कितने लोगों के पास आप पहुंच पाते हो। पहले तो ऑडियंस, आपको पर्सनल कम्युनिटी कितनी बना पाते जी। दूसरी, आपने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो सामने वाले की क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, या ऐसा तो नहीं है वही प्रोडक्ट किराना की दुकान पे मिल रहा है, आप बोल रहे हो ब्रांड है, मेरा ब्रांड है, वो तो हर किराना की दुकान पे पड़ा हुआ है और वो आपके सस्ते रेटों में मिल रहा है, आप कह रहे हो ब्रांड है, ब्रांड है।
ये तो मार्केट रिसर्च होती है ना बेसिकली, उसको करनी पड़ेगी। आपको पोजीशन करना पड़ेगी। मैंने पहले ही बताया, पोजीशन कहां कर रहे हो आप, अपने प्रोडक्ट की पोजीशन कहां कर रहे हो आप, जिस हिसाब से प्राइस रख रहे हो उस हिसाब से आपको पोजीशन भी करना पड़ेगी। पोजीशन, प्राइस और पीपल, आपको तीनों को इसको मैचिंग करना पड़ेगी, तभी आप अपने प्रोडक्ट को वायरल कर पाओगे। पहला आपने क्या किया, प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले मार्केट रिसर्च करना पड़ेगी कि और जो मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो क्या कर रहा है और वो कमी कहां छोड़ रहा है, वो कमी छोड़ कहां रहा है, वो पकड़ लो। उसको आपको पकड़ना है, उसी में आपको इनोवेशन लाना है, उसी पे आपको इंप्लीमेंट करना है और उससे ज्यादा मेहनत करनी है, तो आप जीत जाओगे, उससे बेटर बिजनेस बना लोगे। दूसरा, प्राइस के गेम में कभी मत खेलना। आप सोचो कि उससे प्राइस कम करके तब मैं ब्रांड बना दूं, कभी नहीं बना सकते। जो लोग प्राइस गेम खेलते हैं वो फेल होते हैं हमेशा। मैं यही सवाल पूछता हूँ कि लेट्स सपोज किसी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च करा, उसके कॉम्पिटिटर का भी प्राइस उतना ही है, अब उसके माइंड में ख्याल आता है कि यार मैं अपना प्राइस थोड़ा सा कम कर लेता हूँ जिससे मेरे पास लोग ज्यादा है, मेरी सेल्स बढ़ जाए एज कंपेयर टू दैट उस कॉम्पिटिटर। ये क्या मिथ है? हार जाओगे। 100% आपसे ज्यादा बल्क क्वांटिटी वाला आ गया, वो प्रोडक्ट उठा के आपसे प्राइस कम कर देगा, आप हार जाओगे। आप ब्रांड की पोजीशन पे काम कर रहे हो, ना कि अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो। मैंने दो चीजें आपको बताई। आप बिजनेस दो तरीके से कर रहे हो, आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हो या अपना ब्रांड बेचना चाह रहे हो। आप प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो, ब्रांड बेचना चाह रहे हो। अगर ब्रांड बेचना चाह रहे हो तो आपको प्राइस में कंपटीशन नहीं करनी चाहिए। तो क्या प्राइस बढ़ाना चाहिए? आपको जो प्राइस आपको वैल्यू दे रहा है वो प्राइस रखना चाहिए, ना बढ़ाना चाहिए ना घटाना चाहिए। जो वैल्यू क्या दे रहे हो आप, आपको मैंने अभी पॉडकास्ट में कर रहा हूं, आपने कोई भी प्राइस हमसे लिया जी, लेकिन मुझे जाने के बाद लगना चाहिए कि जो भी प्राइस मेरा गया है मुझे वैल्यू मिली है। राइट, वैल्यूअल चीज होनी चाहिए। आप ये सोचो नहीं यार उस सामने वाले का यार इतने प्राइस में मिल रहा है, मैं प्राइस कम कर देता हूं, उससे आप कभी नहीं जीत पाओगे। सामने दूसरा आएगा वो और प्राइस कम कर देगा। आपके प्रोडक्ट में अगर दम है तो कितना भी महंगा प्रोडक्ट सामने खरीदने को तैयार बैठा। एग्री। लेकिन फिर वहां आती है ऑडियंस की, लेकिन आपको फिर प्रीमियम ऑडियंस पे जाना पड़ेगा। एक टैटू वाला होता है वो 2000 में टैटू बना देता है, एक टैटू वाला होता है वो 50,000 में टैटू बनाता है, एक टैटू वाला होता है वो 5 लाख रुपए टैटू पे लेता है। एग्री यार, ये है हर बिजनेस में है ऐसा। लेकिन टैटू एक ही है, अब उसकी ऑडियंस अलग अलग है। सलमान खान अगर टैटू बनवाने जाएगा तो क्या वो 2000 वाले पे जाएगा? क्या लेवल है उसका? तो उसके लिए 5 लाख वाला टैटू वाला ढूंढना पड़ेगा ना। तो आपका ऑडियंस क्या है, आप उस लेवल का प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए जो आपका ऑडियंस है। तो जब आपका ऑडियंस प्रीमियम है तो आपको प्रोडक्ट भी प्रीमियम बनाना पड़ेगा, तो आपको प्राइस भी प्रीमियम रखना पड़ेगा। आपकी प्राइसिंग, पोजीशन और पीपल तीनों की मैचिंग करना पड़ेगी। आपका ऑडियंस बिल्कुल गिरा हुआ है नीचे का, तो आपको प्राइसिंग पे जाना पड़ेगा। फिर आप क्वालिटी पे नहीं जाओगे, फिर आप देखोगे सस्ता कैसे दो इसको, उसको तो बस उसको भाई आप एक बिल्कुल गरीब लोअर क्लास मार्केट में बैठे हो, ऑडियंस आपकी लोअर क्लास है, तो आपको फिर प्राइसिंग पे जाना पड़ेगा। फिर आपको सस्ता कैसे दूं मैं, उसके लिए फिर आप प्रोडक्ट को क्वालिटी में नहीं जाके आप फिर सस्ते में जाओगे, बल्क क्वांटिटी और एक प्रीमियम, ना पैकेजिंग होगी ना कुछ होगी, आप लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं किस मार्केट में जाना चाहता हूं, अपने ब्रांड की पोजीशन कहां करना चाहता हूं। ऐसा नहीं है 10 रुपए की भी बोतल एनर्जी ड्रिंक की बिकती है और 30 रुपए की भी बिकती है और 150 की भी बिकती है और 1000 की भी बिकती है, लेकिन सबने अपनी अपनी पोजीशन, अपनी अपनी ब्रांडिंग और अपनी अपनी ऑडियंस रिसर्च कर रखी। आप अगर प्रीमियम उसमें जाना चाहते हो तो आप मार्केट को 100% कैच करने की कोशिश नहीं करोगे, आप 50% भी कैच करने की कोशिश नहीं करोगे। आप मात्र उन 1% लोगों पे काम करोगे जो आपका प्रीमियम कस्टमर है। आप उन 1% लोगों पे काम करोगे। आप 250 रुपए की एनर्जी ड्रिंक बेच रहे हो तो आपको 1% से भी कम में आना पड़ेगा।
एक बड़ा एग्जांपल मैं भी देना चाहूंगा कि क्या होता है कि आज की डेट में ना लोगों ने अपने बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स के ब्रांड्स खोल लिए हैं, राइट, एंड देयर आर मल्टीपल ब्रांड्स, देयर आर मल्टीपल आउटलेट्स जिनके मतलब ना शोरूम्स खाली पड़े रहते हैं, लेकिन अगर उनकी एक सेल भी होगी ना तो उनके पूरे महीने का खर्चा निकाल देती है। वो एक प्रोडक्ट इतना महंगा होता है, इतना कॉस्टली होता है, लेकिन ये है कि वो 1% जिनकी आप बात करो वही लोग हैं जो उनके बिजनेस को रन कर रहे हैं। अगर वो भी नहीं हो तो नुकसान में आ जाएंगे। हाँ हाँ, और वो जरूरी भी है, उनको चाहिए वैल्यू भाई। उनको नहीं पहननी जो 2000 वाली घड़ी, 2500 वाली, उनको 5 लाख वाली घड़ी पहननी है, उनको लग्जरी फील कराना भाई। वो नहीं पहनेंगे कोट आपका 5000 का, कितना भी बढ़िया कोट दे देना, आपने प्राइस 5000 का रख दिया, वो नहीं लेंगे। आप समझ लीजिए, उनको 2 लाख वाला कोट चाहिए, क्योंकि उनको वैल्यू भी फील करानी है कि मैं लोगो लगा हुआ है भाई, इस पे इस कंपनी का लोगो है लगा हुआ। अभी एक पता नहीं ब्रांड था, आई गेस गुची ब्रांड था वो, या एक पर्स का ब्रांड था, मेरे को नाम एग्जैक्टली मैं कंफर्म नहीं कर सकता। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो भी उनके पर्सेस होते हैं उनकी वैल्यू होती है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। अगर उनके साल में वो पर्सेस नहीं बिके ना, व्हाट दे डू इज, जो उनका स्टॉक होता है ना, अगर उनको स्टॉक खत्म करना होता है, ये नहीं कि वो डिस्काउंटेड रेट पे बेचें, वो उन सारे बैग्स को जला देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कि सो दैट उनके ब्रांड को कोई कम रेट पे ना ले पाए। आप लुइस विटान कंपनी की, लुइस विटान की, हाँ लुइस विटान की बात कर रहे हो, वो उन्होंने अपनी पोजीशन बना रखी है। एलवी वो डिस्काउंट नहीं देंगे, नहीं देते, सीरियसली वो डिस्काउंट नहीं देंगे, भले ही उनको अपने प्रोडक्ट में आग लगाना पड़ जाए। अगर आपने ये माइंडसेट बना रखा है, ये अच्छा है माइंडसेट, वो उसके लिए अच्छा है, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता है। वो आप पोजीशन क्या कर रहे हो, आपको हो सकता है फिर आपने वो लुई विटान के उस पे जाना चाह रहे हो, तो इतना पेशेंस है, वो इतनी पुरानी कंपनी है, आपके अंदर इतना पेशेंस है, 10 साल 20 साल स्ट्रगल झेल सकते हो क्या? आप भी बना दोगे। आपका अगर स्टोर में, आपकी शॉप में 2 साल भी माल ना बिके, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। आप 2 साल का माल जला दूंगा मैं, तो आप बना दोगे ब्रांड। एप्पल का पहला प्रोडक्ट पता है कितना साल लगा था? 2 साल में पहला प्रोडक्ट बिका था एप्पल कंपनी का, लेकिन उसने पेशेंस झेला। उसने कहा नहीं, मेरा प्रीमियम कस्टमर आएगा तभी मैं बेचूंगा अपना प्रोडक्ट, वरना नहीं बेचूंगा। उसने पोजीशन अपनी बनाई, उसी हिसाब से उसने प्राइस रखे, उसी हिसाब से अपनी ऑडियंस। तीनों चीजें हर ब्रांड की अपनी अपनी वो रखती हैं। जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूं जी, लग्जरी सेगमेंट में ये बहुत चलता है, राइट। एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, वो 5000 तक का जूता अफोर्ड करती है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो वो चली जाएगी पूमा पे, चली जाएगी रीबॉक पे, चली एडिडास, एडिडास वाला ब्रांड्स, यहाँ, ठीक है। और नीची है तो वो ब्रांड भी नहीं देखेगी, वो देखेगी टिकाऊ, मजबूत और सॉफ्ट होना चाहिए, किसी भी ब्रांड का हो, वो 800-900 का 1000 का जूता मिल जाए। थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो वो और लग्जरी सेगमेंट में जाते हैं, नाइकी के ब्रांड्स हो गए, बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े और लेकिन जितना नीचे से ऊपर जा रहे हैं लोग, उतनी ऑडियंस कम होती चली जाती है। लेकिन धंधा ऊपर वाला ज्यादा क्यों बनाता है? सोचने वाली बात है। देखा होगा कि धंधा ऊपर वाला, जिसके पास ऑडियंस भी कम है उसके पास, लेकिन उसकी अपनी पर्सनल कम्युनिटी बन गई। वो उसने नाइकी का जूता पहनना है तो हर बार नाइकी का ही लेगा। वो जो एप्पल का फोन चलाता है वो एप्पल का ही लेता है दोबारा। आप तो समझ लीजिए, सच है। और वो वेट करता है कि सितंबर अक्टूबर में कौन सा नया फोन आने वाला है जो मैं खरीदूं। वो अपना पुराना फोन बेच देता आधे पैसे में, नया फोन लेने की कोशिश करता है। आपको बताऊं, एप्पल का पता है रिपीट कस्टमर रेट कितना है? 91% रिपीट कस्टमर रेट है। बहुत बहुत तगड़ा रेट है। उसने अपनी कम्युनिटी बना रखी है कि वो 2 करोड़ या 5 करोड़ लोगों को बेच रहा है, उन्हीं को बेच रहा है, वो बार बार उन्हीं को बेच रहा है। सेकंड हैंड फोन लेने वाले नीचे बहुत है, लेकिन प्रीमियम में जा रहा है वो उन्हीं को बेच रहा है। उसने अपनी कम्युनिटी बना रखी है। एक टाइम था कि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बताऊंगा कि हाँ, हम लोगों ने भी सोचा था कि एप्पल प्रोडक्ट यूज करते हैं, चलो देखते हैं कैसा है। जब एंड्रॉइड था तब तो यार मजा नहीं आता था, लेकिन जब एप्पल यूज करने लगे ना तो एक ऐसा एडिक्शन हो गया इस फोन से कि आई कैन नॉट ऑपरेट द एंड्रॉइड वर्जन। मेरे घर में सैमसंग के भी फोन है, मेरी सिस्टर, मेरी भाभी के पास महंगे महंगे सैमसंग के हाईएस्ट पेड वाले फोन्स भी है ना, लेकिन मैं एप्पल से उनकी कंपैरिजन नहीं कर सकता आज की डेट में। अब ये ब्रांड उन्होंने तो आपके उसने माइंड पे क्लिक किया, प्रोडक्ट को उसने क्लिक किया, वो कुछ ना कुछ इनोवेट किया उसने, तभी तो आपने एप्पल चॉइस की। राइट।
ऐसे ही आपको अपनी ऑडियंस चाहती क्या है, आपको वहां जाना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी आपको, तभी आप जाकर के धंधा बना सकते हो। परफेक्ट। चलो मैं आपसे कुछ ऐसी नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूँ कि सो दैट एक यूथ को समझ आ सके कि बिजनेस स्टार्ट हो गया है, लेकिन एक सक्सेसफुल बिजनेस को सेटअप करने में कितना समय लग सकता है एक इंसान, क्योंकि यार देखो एक टाइम भी एक ऐसा फ्रेज होता है कि ऐसा नहीं है कि आप एक ही जगह घुसे हुए हो, वहां रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, ये भी तो हो सकता है डायरेक्शन भी गलत हो। अगर एक अच्छा बिजनेस सेटअप करने में कितना टाइम कंज्यूम होता है और कितनी वो एक्सपेक्टेशन लेके चले कि इतना टाइम तो लग जाएगा मेरे भाई अगर तू बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो करना कितना बड़ा बिजनेस चाहता है ये उस पर डिपेंड करता है। डिपेंड करेगा। लेकिन इसको मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फिर भी कई चीजें होती हैं इसमें। आपने जो धंधा बनाया है उसमें मेन तो रोल होता है फाउंडर का। ओके। फाउंडर मजबूत होना चाहिए, वो कितना मोटिवेट है उस प्रोडक्ट को लेकर के, वो उसके अंदर होना चाहिए। जो प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा है, जो बेचना चाह रहा है, जिस पे बिजनेस करना चाह रहा है, वो खुद में कितना मोटिवेट है। पहली बात तो मार्केट कुछ भी व्यू दे, लेकिन वो मोटिवेट होना चाहिए उस प्रोडक्ट को लेकर। दूसरा, मार्केट के सिग्नल को समझना चाहिए, इस प्रोडक्ट में वो क्या इनोवेशन चाह रहा है। सिग्नल्स को समझना चाहिए कि कस्टमर हमारा क्या सिग्नल दे रहा है। कस्टमर सिग्नल देता है, ये आपको रिसीव करना आना चाहिए शिवम सर। अपने आप कस्टमर सिग्नल देता है, ये आपको रिसीव करना आना चाहिए। बस को वो पहले ही बता देगा कि ये चीज आपके प्रोडक्ट में कमी है, तो वो सिग्नल को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरी चीज आपको बताऊं कि आपकी जो टीम है वो किस तरीके की है। इसमें आपको थोड़ा सा मैं अध्यात्म की तरफ लेके चलता हूं। आपकी टीम, जहां महाभारत में जाते हैं हम, तो कौरवों के पास में कितनी भीड़ थी, कितने योद्धा थे उनके पास, बहुत थे। लेकिन उनका जो पांडव के पास में मात्र 5 पांडव थे। 5 पांडव में उनका जो सीईओ था वो अर्जुन था, जो फाउंडर। बिल्कुल सही। जिसको मेंटोर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, उसको मोटिवेट करने के लिए। आपका मेंटोर भी आपसे ज्यादा बुद्धिमान होना चाहिए। आपको जो मेंटोर कर रहा है वो भी आपका बुद्धिमान होना चाहिए। तो उनको जो मेंटोर कर रहे थे वो भगवान श्री कृष्ण थे। फाउंडर अर्जुन, मेंटोर करने वाले भगवान श्री कृष्ण। उनको 18 दिन उनको मोटिवेशन करने में लगा। लेकिन जब उन्होंने प्रोडक्ट पे जब फोकस किया, मतलब युद्ध जीतना था, उनका युद्ध था जीतना, वो उनका प्रोडक्ट बन चुका था। उनके पास में युधिष्ठिर जैसा एक अर्थशास्त्री ईमानदार था। युधिष्ठिर जैसा कभी झूठ ना बोले, कभी झूठ ना बोले, बिल्कुल सही। सत्यवादी, बिल्कुल ईमानदार। उनका जो अकाउंटेंट था वो युधिष्ठिर था। उनका जो बाहुबली भीम, जो उनकी टीम थी वो बाहुबली भीम, हर प्रॉब्लम को फेस करने वाला। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी, भीम को डटा दिया। तो एक ऐसा उनके साथ में खड़ा हुआ योद्धा था कि कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम डट जाएंगे। तो आपको जाकर के भीम जैसा एक को फाउंडर भी रखना पड़ेगा, जो आपके साथ हमेशा खड़ा हो। अब आते हैं नकुल और सहदेव की भूमिका। मार्केटिंग स्ट्रेटजी उनकी बहुत अच्छी थी। किसी को कुछ भी बेचना चाहो वो बेच देते थे। तो ये पांचों जो रोल थे ये बहुत जबरदस्त थे। पहला मेंटोर भगवान श्री कृष्ण, फाउंडर श्री अर्जुन जी, को फाउंडर भीम हो गए। आपको जो अकाउंटेंट वो आपका युधिष्ठिर, मार्केटिंग और सेल्स नकुल सहदेव जैसी। जब आप ऐसी टीम को अगर बना लोगे तो आप और जल्दी से एक्सपेंड अपने बिजनेस को कर पाओगे। तो यहां पर आपकी टीम का बहुत बड़ा रोल होता है, फाउंडर प्लस टीम। दूसरा, आपको कभी भी बिजनेस में फंस के नहीं चलना है। कैसे? लाइक फंस के कैसे? आपने कोई प्रोडक्ट निकाला जी, जैसे कि आपने अभी एक घड़ी का ब्रांड हो जी, आप घड़ियां बेच रहे हो, केवल घड़ी। आपने घड़ी बेच दी, लाखों घड़ी बेच दी, लेकिन ऑडियंस तो अभी करोड़ों को बेचने के लिए पड़ा है। आपने कहा यार मेरी घड़ी बहुत अच्छी चल गई, अब मैं परफ्यूम भी निकाल देता हूं। ये जरूरी नहीं है आपकी घड़ी चल गई कि परफ्यूम भी चल जाएगा। आपको करोड़ों लोगों को घड़ी बेचनी थी अभी, तो
और आपने परफ्यूम उससे जल्दबाजी में पहले लॉन्च किया, दूसरा प्रोडक्ट और लॉन्च कर दिया। फिर तीसरा परफ्यूम कम चला, कहीं कि मैं तो एक प्रोडक्ट बेच रहा था, अब मैं 10 प्रोडक्ट और लॉन्च कर देता हूं, मेरा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। लेकिन आपको कैश फ्लो की प्रॉब्लम आ जाएगी। आप एक प्रोडक्ट को रन कर रहे थे, रनवे, आपका जो कैश फ्लो था वो एक प्रोडक्ट को रनवे करने का था, और आपने 10 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए। अब आप फंस जाओगे उसमें। ना आपकी घड़ी चलेगी, ना आपका परफ्यूम चलेगा, ना आपकी बेल्ट चलेगी, ना आपकी कैप चलेगी। आप पहले एक एक प्रोडक्ट को लॉन्च कीजिए, पूरे ऑडियंस तक पहुंचा दीजिए, अपने टारगेट जो कस्टमर थे अचीवमेंट कर लीजिए, तब नए प्रोडक्ट के बारे में सोचिए। लोग जल्दबाजी में जो डिसीजंस लेते हैं वो खतरनाक होते हैं। हमेशा कोई बड़ी कंपनी इस तरीके का काम नहीं करती। एक एक प्रोडक्ट वाली कंपनी आपने देखी होंगी वो ज्यादा फेमस होगी, जो एक प्रोडक्ट पे काम करती होंगी वो ज्यादा फेमस और ज्यादा रेवेन्यू कमाती होंगी। लेकिन हम लोग पूरी, आपने कोई भी शोरूम में गए होंगे आप सर जी, तो एक ब्रांड का शोरूम हो और एक हजारियों मोबाइल के शोरूम में जाना, एक एप्पल का शोरूम हो और एक उसमें सैकड़ों ब्रांड के शोरूम हो, माल किस में भरा हुआ ज्यादा होगा? जिसमें सैकड़ों ब्रांड होंगे, उसमें बहुत लिमिटेड क्वांटिटी होगी, लेकिन धंधा कौन ज्यादा बनाता होगा? सिंगल वाला। सिंगल वाला। तो आपको कभी जल्दबाजी नहीं करना है, फंस के नहीं चलना कि कैश फ्लो की प्रॉब्लम आ गई, आपका रनवे तैयारी नहीं है आगे का। आपको हर चीज के लिए आपको बहुत ज्यादा डीपली जाना पड़ेगा अगर बड़ा धंधा करना चाहते हो। आपने कह दिया ना कि धंधा बन चुका है, अब उसको एक्सपेंड कैसे करना है, तो आप समझ लीजिए एक शहर से 2 शहर, 2 शहर से 3 शहर, 3 शहर से 4 शहर। आप जब तक एक ही प्रोडक्ट को आपको बेचने के लिए भाई 150 करोड़ की जनसंख्या है, और जो आपने कस्टमर बनाए हैं आपने पूरा कैच तो कर ही नहीं पाए हो आप। अब उसमें आप प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट लॉन्च करते चले जा रहे हो, लॉन्च करते चले जा रहे हो, लॉन्च करते चले जा रहे हो, हम भाई नहीं कर पाओगे। पतंजलि के पास में 70 प्रोडक्ट हैं, बैद्यनाथ के पास में 800 प्रोडक्ट हैं, रेवेन्यू पतंजलि का ज्यादा है, रेवेन्यू पतंजलि का ज्यादा है। प्रोडक्ट से कभी धंधा नहीं बनता, तो रेवेन्यू बनता है सेल से। हम एक ही प्रोडक्ट की कितनी सेल कर देते हैं, इससे बनता है। तो कहने का मतलब आपको कैश फ्लो की कभी प्रॉब्लम नहीं आने देनी है। तीसरी चीज आपको शिवम सर बताऊं जी, कि कभी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने में जल्दबाजी नहीं करनी। कभी भी प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च कर रहे हो तो उसको कभी जल्दबाजी नहीं करनी। आप जो भी प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो उस पर जा करके सिग्नल्स लीजिए, मार्क ऑडियंस के सिग्नल लीजिए कि इसमें कमी क्या रहेगी, इसको सोचो, सैंपल्स प्रोवाइड कीजिए, फिर वो सिग्नल मिले, फिर उसको नए इनोवेट कीजिए, इनोवेट करते रहिए जब तक आपका फाइनल प्रोडक्ट ना बन जाए। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैंने एक ऐसे वीडियो कंटेंट वाला ही था, वो मिल गया मुझको, बोला यार मेरी जो है मैं कहाँ से यूट्यूब को शुरू करूँ और कैसे शुरू करूँ। तो मैंने एक काम करूँ, आप खुद की, बोले फर्स्ट वीडियो कैसे डालूंगा। मैंने एक काम करो, एक एक मिनट की आप 25 वीडियो बनाओ, 25 वीडियो बनाओ और खुद वीडियो को सुनो, फिर बनाओ फिर सुनो, फिर बनाओ फिर सुनो, फिर बनाओ फिर सुनो। आपने तो 25 वीडियो बना ली, आप 25वीं वीडियो जो सबसे अच्छी वीडियो लगे वो लॉन्च कर दो। ऑडियंस के लिए तो होगी वो सबसे पहली वीडियो, राइट, लेकिन आपके लिए तो 25वीं वीडियो होगी। ऑडियंस के लिए तो पहली वीडियो होगी, लेकिन उसमें क्वालिटी अलग दिखेगी आपको, और आप पहली वीडियो बना के डाल देते हो आपको क्वालिटी नहीं आएगी। राइट। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप जितना डीपली घुसोगे अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने में, उतना ही ब्रांडेड प्रोडक्ट बना सकते गॉट इट। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि एक स्टार्टअप फाउंडर के लिए अगर कोई इंसान एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर वो बिजनेस स्टार्ट करना है, पहली बात अगर वो मैरिड है तो उसको डेफिनेटली पूरा टाइम वो अपने घर वालों को नहीं दे सकता, ना ही अपनी फैमिली को दे पाएगा वो प्रॉपर टाइम, और उसको सारा ध्यान अपना सिर्फ उस बिजनेस को स्टार्ट करने में देना पड़ेगा। सो लोगों की जो मेंटालिटी है वो कहीं ना कहीं ये भी हो चुके हैं कि यार अगर स्टार्टअप करना है ना तो यार इसके लिए बहुत ज्यादा दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, और लोग ना तैयार नहीं है मेहनत करने के लिए, लेकिन चाहते हैं कि बिजनेस करना है हमें। उन लोगों को क्या आंसर दोगे आप? देखो, आपको लगता है बिजनेसमैन के फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं?
टाइम मैनेजमेंट होता है एक अपना। जो फैमिली का टाइम है वो फैमिली के लिए, जो बिजनेस का टाइम है वो बिजनेस के लिए। आपको ये तो फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगी, आपको एक प्रोसेस बनाना पड़ेगी। आपको ये क्या आपको लगता है कि धंधे में मैं हमेशा गल्ले वाला, तब तो ये तो फिर मैं आपको छोटी सी बात बता जी बताइए। फिर एक होता है रामू काका वाला बिजनेस हो गया ये तो। अच्छा। मैं हमेशा अपने गल्ले पे बैठा रहूं, मेरा अकाउंटेंट मैं पैसा संभाल रहा हूं, सेल्समैन मैं खुद हूं, प्रोडक्ट उठा के दे रहा हूं मैं खुद ही दे रहा हूं, चीनी की बोरी उठा के लेके आ रहा हूं मैं अपने कंधे पे खुद ही आ रहा हूं, सारा काम खुद ही कर लेगा तो भाई बिजनेसमैन कैसे बनेगा? अरे इसके लिए आपको पूरा फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा बिजनेस। फिर तो रामू काका वाला बिजनेस हो गया ना आपका। बिल्कुल। मैंने ना एक सही में कोट भी पढ़ा था कि दैट इफ यू वांट अ सक्सेसफुल लाइफ देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू डोंट नीड टू अर्न मनी, लेट द मनी अर्न फॉर यू। आपको ऐसा काम करना पड़ेगा कि आपके पास पैसा भी आ जाए, हाँ। और वो पैसा पैसे को बनाए, पैसा आपके लिए काम करे, देन यू विल बी अ सक्सेसफुल मैन। तो मतलब आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे पा रहे हो। हाँ। कि पैसा मेरे पे है, पैसा पैसा बनना जा रहा है। देखो ये सीईओ जो शब्द आया है ना, हाँ जी, हाँ जी। सीईओ वो क्या होता है? वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जिसको बोलते हैं, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सॉरी सी हो गया जी। जो सीईओ जो शब्द आया है ना, वो क्या है? वो केवल सोचना चाहिए उसको, बस करना नहीं होता है। जो सीईओ है वो केवल दिमाग सोचता है, करना नहीं होता है कि बिजनेस को मुझे अब किस लेवल पे चल रहा है, मेरा आगे कमियां क्या रही हैं, वो सुधारना कैसे है, और मुझे नेक्स्ट लेवल मेरा क्या होगा। राइट। सोचना, उसको करना नहीं होता है। तो सोच तो वो कहीं पर भी बैठ के सकता है, ये आप समझ गए। तो धंधे में आप रामू काका बने हुए हो, लल्लू लाल पकौड़ी वाला। हर शहर के अंदर एक जलेबी वाला फेमस होगा, हर शहर के अंदर एक पकौड़ी वाला फेमस होगा, एक कचौड़ी वाला फेमस होगा, लेकिन वो कभी भी अपने बिजनेस को बीकानेर की भुजिया नहीं बना पाता, हल्दीराम की सोन पापड़ी नहीं बना पाता। वो फेमस क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उसका माइंडसेट लल्लू लाल पकौड़ी वाला या फिर रामू काका जलेबी वाला बन चुका है कि मैं गल्ले पे जितना बैठूंगा उतना ही रेवेन्यू मेरा निकलेगा। आज मेरा गल्ला बंद हो गया तो मेरा रेवेन्यू नहीं आएगा। वो हल्दीराम ने और बीकानेर ने नहीं किया ना। आज बीकानेर वाला व्यक्ति राजस्थान के बीकानेर शहर में बैठा हुआ होगा और वो जाकर के रुद्रपुर में भी या बरेली में भी या दिल्ली में भी आपकी भुजिया बिकती होगी, उसका रेवेन्यू उसके खाते में जाता होगा। बिल्कुल सही पॉइंट है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर रामू काका के नजरिए से सोच रहे हो तो बिजनेस एक्सपेंड की बात नहीं कर रहे हो, फिर लाला लल्लू लाल लाला जी बने हुए हो, आप गल्ले पर बैठने वाले लाला बने हुए हो कि खुद ही पैसे संभाल लूं मैं, खुद ही हिसाब किताब। आपको किसी को विश्वास नहीं है कि वो मेरा अकाउंट की चोरी ना कर ले, कि 10 रुपए कम में ना दे दे, कि मार्जिन ना कमा ले, या प्रोडक्ट चोरी ना कर ले। ये क्यों? आपने प्रोसेस नहीं बनाया बिजनेस का। इसके आपको प्रोसेस बनाने पड़ेंगे। आप कोई शॉप खोलते हो तो आपको एक सीआरएम सिस्टम रखना पड़ेगा उसमें कि मेरा प्रोडक्ट आ कितना रहा है और बिक कितना रहा है। आप जाकर के दुबई के स्विमिंग पूल में नहाते होते हैं, एक मोबाइल में क्लिक करते हैं और शाम को आपका पूरा पता चल जाता है कितनी सेल हुई। और एक व्यक्ति शाम को 1 घंटा 1.5 घंटा इसी में लगा देता है कि मेरे क्या क्या प्रोडक्ट बिका, क्या क्या सेल हुई। वो 1 मिनट में एक क्लिक में निकाल देता है मेरा कितना माल बिका और क्या क्या स्टॉक मेरा खत्म हुआ। ये रियलिटी बता रहे हैं। और दूसरा गल्ले पे बैठा हुआ 1-1.5 घंटा तो वो कैश गिनने में लगा देता है, 1-1.5 घंटा प्रोडक्ट संभालने में लगा देता है, 11 बजे दुकान बंद करता है। बीवी बच्चे परेशान होते हैं, तो वो 3 घंटे उसने बर्बाद किए, वो बीवी बच्चों के लिए दे सकता था ना। तो आपको प्रोसेस बनाना पड़ेगी। बस टाइम उतना ही है शिवम सर, 24 घंटे का ही टाइम है। बस एक व्यक्ति मुंबई में बैठ के हजारियों बिजनेस को रन कर रहा है, टाइम तो 24 घंटा ही है ना। वो अगर ये सोचता मैं अपने गल्ले पे बैठ के बिजनेस संभालूंगा, हजारियों बिजनेस नहीं संभाल पाता। एक व्यक्ति एक दुकान को संभाल पा रहा है, वो 10 एम्प्लॉय भी साथ में रखे हुआ है, फिर भी उसको पसीना आ रहा है, टपक रहा है, शाम के 11 बजे सबसे ज्यादा है, शटर खुद ही लगा रहा है, खुद ही खोल रहा है, मेहनत भी कर रहा है, फिर भी उसका रेवेन्यू जीरो। राइट। तो कहने का तात्पर्य आप प्रोसेस किस लेवल का कर रहे हो। टाइम मैनेजमेंट आप 1 घंटे में पूरा बना सकते हो और वही आपको 1 साल में नहीं बन पाएगा। आपको एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा। आप बीवी बच्चों को भी समय दोगे और आप रिश्तेदारों को भी दोगे,
लेकिन आपकी प्रोसेस किस लेवल की है, आपको ये सोचना पड़ेगा। आपकी बीवी चाह रही है 6 घंटे और आप दे पा रहे हो 1 घंटे, तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे, या तो आपके बीवी बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। आपको ये देखो, मैं इसके लिए 3 घंटे में इसको शिफ्ट कैसे करूं बीवी के लिए, और मैं अपने धंधे से 3 घंटे निकालूं कैसे। इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट एट द एंड। ये टाइम मैनेजमेंट का पूरा जो है सिस्टम है। गॉट इट, ठीक है। एंड इतना सब कुछ आपसे बिजनेस के बारे में जान लिया, थोड़ी सी आपसे रियल एस्टेट के बारे में बात करते हैं। राइट, आप रियल एस्टेट एक्सपर्ट भी हैं। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा बेसिकली कौन कौन सी स्टेट है जहाँ पे मोस्टली आप डील करते हैं, सो दैट अगर ऑडियंस आपको रीच आउट करती है किसी हेल्प के लिए, उनको पता चल सके कि रियल एस्टेट में कौन कौन सी स्टेट में आप डील करते हैं। देखो, अभी मैंने उत्तराखंड में मैंने व्यापार शुरू किया था रियल एस्टेट का। ओके। और उत्तराखंड में मेरा व्यापार काफी एक्सपेंड हो चुका है। ओके। अब मैंने गुजरात के धुलेरा स्मार्ट सिटी में अपना व्यापार शुरू किया है। मैं वहां पर अपना व्यापार स्टेबल कर रहा हूँ। ओके। अभी वहां पर मैंने 2 लैंड्स लिए और वहां अपना प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया है। बेसिकली मेरा गोल केवल प्लॉट्स काटना, फ्लैट बनाना या फिर बिल्डिंग्स बनाना, एक बिल्डर बनना, इस तरीके का नहीं है। मेरा गोल ये है कि जो रियल एस्टेट में बिल्डरों के साथ या कस्टमर के साथ या ब्रोकर के साथ जो गलतियां हो रही हैं उनको सॉल्व कैसे करा जाए। कोई ब्रोकर का पैसा मार लेता है बिल्डर, तो कोई बिल्डर टाइम से डिलीवरी नहीं दे पाता है, कोई कस्टमर सही प्रोडक्ट सिलेक्शन नहीं कर पाता है, कोई सही प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेता है तो सही प्राइस नहीं ले पाता है, डॉक्यूमेंटेशन में कमी रह जाती है। तो इनके लिए सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा आगे का जो एम है वो मैं चाहता हूं कि जो भी बिल्डर या जो कस्टमर या जो ब्रोकर या जो आप कह सकते हो इन्वेस्टर, ये रियल एस्टेट से बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, इनके लिए जो जो प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए वन विंडो सॉल्यूशन कैसे बनाया जाए, इसके लिए काम करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। इसी पे मेरी प्रॉब्लम, इसी पे मेरे प्रोडक्ट पे काम चल रहा है। आपको बताऊं शिवम सर, आप 10 लाख रुपए लेके खड़े हो जाओ, ठीक है, किसी भी चौराहे पे आप जाकर के मुझे कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, 10 लोग, सैकड़ों लोग आपको इन्वेस्ट कराने के लिए आ जाएंगे। 10 लाख रुपए मैं लगवा देता हूँ, यहाँ लगा दूंगा, वहां लगवा दूंगा। लेकिन बेसिकली आप चाहते क्या हो उसके अकॉर्डिंग कोई नहीं लगवा पाएगा। कि 10 लाख रुपए में आपको दिल्ली एनसीआर के अंदर फ्लैट थोड़ी नहीं दिला देगा कोई, लेकिन आपको सही गाइडेंस कौन दे कि मैं इन 10 लाख रुपए में इन्वेस्ट कहां करूं, जो मैं दिल्ली एनसीआर में तो नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन ग्रोथ मुझको इसी लेवल की मिलनी चाहिए, तो मुझको सही गाइडेंस कहां मिलेगी। तो हम ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू करना चाहते। दूसरा, मैं रुद्रपुर का बिल्डर हूं, ब्रोकर हूं रुद्रपुर का, और मैं दिल्ली एनसीआर के लिए कोई प्रॉपर्टी मांग रहा है, तो मैं रुद्रपुर का ब्रोकर हूं और मैं दिल्ली एनसीआर के अंदर प्रॉपर्टी दिला ही नहीं सकता हूं। तो मैं उसके लिए प्रॉपर्टी रिसर्च करके कहां से लाऊं कि जो दिल्ली एनसीआर के अंदर प्रॉपर्टी दिला सके। तो ब्रोकर के लिए ये सॉल्व करा दूंगा। अगर आपने दिल्ली एनसीआर में कोई ब्रोकर ढूंढ भी लिया तो मेरा पैसा मारा ना जाए, मैंने डील करा दी, या कस्टमर डायरेक्ट ना पहुंच जाए उसके साथ से। इस प्लेटफॉर्म को कैसे मैनेज करना है ये सब हम करेंगे। तीसरा, हमारी कंपनी इन्वेस्टर के लिए अगर कोई पैसा लगाती है, झूठे कमिटमेंट करता है बिल्डर कि आपका पैसा इतना ग्रो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो इसको सही गाइडेंस कैसे देगी वो हमारी कंपनी काम करेगी। तीसरा, अगर किसी भी बिल्डर ने उसके साथ चीटिंग करी है और एग्जिट करने में दिक्कत कर रहा है तो भी उस प्रॉब्लम को भी निवारण करने के लिए हमारी कंपनी करेगी। हम इस प्लेटफॉर्म पे हम काम करना चाहते हैं। एंड आई गेस डेफिनेटली ये चीजें आपकी लाइफ में सॉल्व होती रहेंगी जिससे कि आपका बिजनेस और ग्रो हो, बिकॉज इफ यू हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस, डेफिनेटली नो वन कैन स्टॉप यू। यस, ठीक है। चलिए मेरे को ये बताइए कि रियल एस्टेट के बारे में एक बहुत बड़ा मिथ है, जो क्वेश्चन मैंने आपसे शायद ऑफ द कैमरा भी पूछा था, कि क्या होता है कि हर एक इंसान अपनी लाइफ में ना एक
प्लॉट लेना चाहता है, घर लेना चाहता है, जमीन लेना चाहता है, उसका एक सपना होता है कि यार मैं जमीन लूं और इस जमीन में मैं अपना बढ़िया सा शानदार घर बनाऊं। लेकिन आज की डेट में अगर आपको मैं कहूं कि जमीन लेना एक मिडिल क्लास के लिए इम्पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि जमीन के रेट्स ही बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। चाहे वो दिल्ली एनसीआर हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे उसके आउटर बाउंड्रीज के भी कुछ ऐसी स्टेट्स हो। तो एक इंसान अगर लेट सपोज प्लॉट नहीं ले पा रहा, तो क्या उसे फ्लैट लेना चाहिए? फ्लैट लेना एक उसकी मजबूरी बन चुकी है, तब वो फ्लैट ले रहा है। आपने पहला ही क्वेश्चन ये करा था, लेना तो वो प्लॉट चाह रहा था, लेकिन प्लॉट उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, इसलिए फ्लैट में जा रहा है। राइट। फ्लैट बना क्यों? फ्लैट इसीलिए बना, लोग जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो उसने कही कि भाई नीचे वाली मंजिल मेरी हो गई, ऊपर वाली तू ले ले। उसमें बंटवारा कर लिया प्रॉपर्टी का। पहले क्या होता था, बड़ी प्रॉपर्टी होती थी, उसके प्लॉट में टुकड़े कर दिए जाते थे। राइट। उसके बाद वो भी महंगी हो गई, तो उन्होंने कहा चल नीचे वाली बिल्डिंग मेरी हो गई, ऊपर वाली तू ले ले। ठीक है। फिर कहीं तीसरा कस्टमर आ गया, अब उसने कहा तीसरी बिल्डिंग में और बना देता हूँ। फिर चौथा आ गया, तो चौथी बिल्डिंग और बना देता हूँ। इस तरह से फ्लैट के जो है निर्माण हुए थे, आपको बताऊं, धीरे धीरे करके, क्योंकि महंगाई बढ़ती रही तो प्लॉट्स, लेकिन वो एक मजबूरी का कारण बना, एक मजबूरी थी जो फ्लैट के अंदर घुसना चाहा। लेकिन आप अगर और डीपली जाओगे, चाहते तो आप प्लॉट ही हो लेना, अपना घर बनवाना खुद का चाहते हो, कोई नहीं चाहेगा। अगर आपको एनसीआर के अंदर आज अगर आपको प्लॉट मिले उसी प्राइस में और उसी रेट में, और आप उसमें अपने तरीके से घर बनाएं, तो आप तो प्लॉट लेना पसंद करेंगे। राइट। प्लॉट लेना, लेकिन आप नहीं ले पा रहे, तो इसमें आपको फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे कि जब दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी महंगी हुई थी, तो लोगों ने गुड़गांव में इन्वेस्ट किया था। गुड़गांव 50 किलोमीटर की दूरी पे था। किसी ने सोचा था कि गुड़गांव इतना महंगा शहर बन जाएगा? किसी ने नहीं सोचा ना। लेकिन जो फ्यूचर को कंट्रोल करने वाले लोग होते हैं, उन्होंने वहां इन्वेस्ट किया। आज दिल्ली एनसीआर में देखोगे तो गुड़गांव से सस्ती प्रॉपर्टी है। आज गुड़गांव दिल्ली एनसीआर से भी एक्सपेंसिव हो गया गुड़गांव। राइट। ज्यादा महंगा हो गया। लेकिन हुआ क्या, प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे लोग, दिल्ली एनसीआर में प्लॉट्स मिल नहीं रहे थे, तो लोग थोड़ी दूरी पर जाने लगे। दिल्ली जयपुर हाईवे बन रहा था, तो बोले कि हाईवे बन के तैयार हुआ, तो हमारी फिर किलोमीटर से उसने नहीं देखा, उसने फिर मिनट्स देखे कि 20 से 25 मिनट की दूरी है मात्र, हम पहुंच जाएंगे वहां पर। लोग वहां प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करने लगे। लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया प्लॉट्स में जाकर। ऐसे ही नोएडा भी दिल्ली एनसीआर में ऐसे ही बना। जब दिल्ली में प्लॉट नहीं ले पा रहे थे, तो नोएडा में पहुंचे लोग। आपको अगर प्लॉट्स में ही इन्वेस्टमेंट करने का माइंडसेट है, तो आप जिधर शहर एक्सपेंड कर रहा है, आप उससे 10 किलोमीटर, अब दायरा मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं, दायरा शहर के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि आपका 300-400 किलोमीटर का शहर है, दिल्ली को ले लेते हैं, मान लीजिए 300-400 स्क्वायर किलोमीटर का शहर है, तो आप 10 किलोमीटर दूर भी, 15 किलोमीटर दूर भी चले जाओगे, तो बढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। 4-5 साल में 10-15 किलोमीटर दूर पहुंच जाएगा शहर। तो आप अगर बड़े शहर में हो, तो 10 किलोमीटर दूरी पे जाकर के प्लॉट में इन्वेस्ट कर दो, आपको मिल जाएंगे सस्ते। जैसे जेवर एयरपोर्ट पे अभी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन सही प्रॉपर्टी, सही लोग, सही जगह होनी चाहिए, तब आप इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपने वहां इन्वेस्ट, प्लॉट में आपका माइंडसेट था, एक दिन जो दिल्ली एनसीआर में आपको पीपल दिख रहे हैं, पब्लिक दिख रही है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, बिल्डिंग्स दिख रही हैं, वो आपको जेवर पे भी दिखने लगेंगे, वो आपको गुड़गांव के अंदर दिखने लगे। ऐसे करके आपको शहर से थोड़ा सा दूरी पे, जिधर शहर एक्सपेंड कर रहा है, वहां जाके प्लॉट्स ले सकते हो। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करने का माइंडसेट है, तो प्लॉट्स होना चाहिए। अब आती है फ्लैट्स की बात। फ्लैट में आप जो जॉब करने वाले लोग हैं, वो क्या सोचते हैं कि मुझे क्या है, 1 करोड़ का फ्लैट लेना है, 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट देना है, 80 लाख रुपए मेरा लोन हो जाएगा जी। 80 लाख रुपए लोन की जो ईएमआई आएगी, वो मेरा एक्सपेंसेस में चला जाएगा, मेरे टैक्स बच जाएंगे, मेरे टैक्सेस बच जाएंगे। जो वहां से मेरा ईएमआई आएगी, उससे जो ईएमआई आएगी, वो वहां से मेरा रेंट आ जाएगा जी, उससे ईएमआई पे कर दूंगा, थोड़ी बहुत और मिला करके ईएमआई पे, तो मेरी एक प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो इस तरीके का अगर माइंडसेट है, तो व्यक्ति फ्लैट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। गलत कोई भी नहीं है, मैं किसी के लिए, लेकिन अगर हाई ग्रोथ चाहते हो, तो प्लॉट में ही मिलेगी आपको।
अगर रिटर्न के लिए कर रहे हो और हाई ग्रोथ के लिए कर रहे हो तो आपको प्लॉट्स में मिलेगी, वो आपको फ्लैट में नहीं मिलेगी, क्योंकि फ्लैट एक लेवल पे जाके आपका डैमेज होने लगेगा, उसके मेंटेनेंस कराने के झंझट, दूसरा किराएदार ढूंढने का, 3 महीने रहा, कोई 4 महीने रहा, ब्रोकरी लेके ब्रोकर चला गया दिलवाने वाला, फिर उसके बाद कोई और देख रहे हो, 6 महीने फिर खाली रह गया फ्लैट, फिर तो आपका फिर मेंटेनेंस करा के दो, दूसरा वो आया और दूसरा किराएदार आया तो अपने तरीके से वो फिर करवाएगा उसमें इनोवेट, तो आपको तो झंझट रहेंगे ये। तो अगर आप एक ग्रोथ चाहते हो अच्छी तो प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन आप टैक्सेस बचाना है, आपको अपना एक दिखाना है लोगों को, मेरे इतने फ्लैट्स पड़े हैं, इतनी चीजें पड़ी हैं, तो आप फ्लैट में जा सकते हो, वो आपका अपना माइंडसेट है। गॉट इट। और देखिए क्या होता है कि आज की डेट में ना बिल्डर्स भी बहुत ज्यादा स्कैम करने लग गए हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर किसी बिल्डर पर ट्रस्ट करना हो तो क्या क्या वो फैक्टर्स देखे कि इंसान, और क्या जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लेट सपोज सिग्नेचर ग्लोबल, राइट, भूटानी, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, तो इन पे ही सीधा जाके ट्रस्ट करें या छोटे बिल्डर्स पे भी ट्रस्ट कर सकता है कि इंसान कोई भी फ्लैट लेने से पहले? इसमें मैं आपको बताऊं, 2 चीजों में फेस कर रहा है व्यक्ति इस समय, ये बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। बड़े बिल्डर्स के पास जा रहा है तो वो महंगा बहुत पड़ रहा है, और छोटे बिल्डर के पास जा रहा है तो उसको ट्रस्ट की कमी रह रही है, राइट। ये दोनों समस्याएं हैं। बड़े बिल्डर्स उसी 1 करोड़ वाले फ्लैट को 2.5 करोड़ में बेच रहे हैं, 2 करोड़ में बेच रहे हैं, और छोटा बिल्डर है वो 1 करोड़ में दे रहा है, तो उससे ये डर लग रहा है कि इसके डॉक्यूमेंट्स में कहीं कमी ना हो, इसकी उसमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इसके लिए 2017 से पहले तो प्रॉब्लम थी, लेकिन 2017 के बाद प्रॉब्लम नहीं है। रेरा एक ऐसा मीडिएटर बनाया है सरकार ने, उसमें जाकर के उस प्रोडक्ट को नंबर डाल के, रेरा नंबर डाल के आप पूरी उसकी हिस्ट्री निकाल सकते हो, उसका पूरा आगे का फ्यूचर भी निकाल सकते हो, इसने क्या क्या कमिटमेंट किए हैं, क्या क्या ये देना चाहता है। अगर रेरा में रजिस्टर्ड बिल्डर है तो वो ट्रस्टेबल होगा। दूसरी चीज, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, रेरा रजिस्ट्रेशन तो देख लेते हैं, लेकिन वो देखते नहीं है कि कितने फ्लैट्स का रजिस्ट्रेशन कराया उसने या कितनी लैंड का रजिस्ट्रेशन कराया है, इस चक्कर में फंस जाता है। और ये भी देख सकते हैं हम, यस, अगर 20 एकड़ की लैंड है, उसने 3 एकड़ या 4 एकड़ अप्रूवल करा ली और रेरा में रजिस्ट्रेशन करा दिया, वो 20 एकड़ में आपको प्लॉट्स बेच रहा है प्री रेवेन्यू के रूप, प्री बुकिंग के रूप में, कहीं कैसे भी आपको, तो आप उसमें मत जाइए, आप उसमें जाइए जो अप्रूवल हो चुकी है साइट, उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए और लीगल बनवा लीजिए। उसके लीगल जो एडवोकेट आते हैं उनसे लीगल बनवा लीजिए। आप उसमें जब कोई भी चीज खरीद रहे हो तो लीगल उसकी बनवा लीजिए। दूसरा, उसका जो है बिल्डर है, वो मैंने पहले भी कहा था फाउंडर फेस वैल्यू रखता है, तो जो बिल्डर है उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री भी चेक कीजिए, उसने कहाँ कहाँ काम किया है, कैसे कैसे काम किया है, और क्रॉस चेक कीजिए आप उसके बारे में। जिन पुराने लोगों ने जो फ्लैट्स ले रखे हैं उनसे भी आप उसका डाटा निकलवा सकते, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई या कोई आज तक कोई चीटिंग तो नहीं है। इस तरीके से आप अगर छोटे बिल्डर के पास भी जा सकते हो, तो कभी ना कभी तो बड़ा बिल्डर भी छोटा था ना, राइट, टोटली। ये ऐसा कोई नहीं है कि छोटा बिल्डर फ्रॉड करता है, बड़ा बिल्डर नहीं करता है, तो फ्रॉड तो कोई भी कर सकता है। गॉट इट। चलिए एक चीज मेरे को बताइए कि आज की डेट में अगर मैं पूछूं कि अगर किसी इंसान को प्रॉपर्टी लेनी है तो लोन लेना प्रॉपर्टी पे, इज इट अ गुड डिसीजन? यस, 100%। अगर लोन लेके आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, क्योंकि एसेट्स है वो, अगर आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया और 10 लाख रुपए का प्लॉट्स में इन्वेस्ट किया, तो 20 साल में आपका 10 लाख का जाता है 20 लाख, और वो 10 लाख का प्लॉट आपका 1 करोड़ का बन सकता है, 50 लाख का बन सकता है। दूसरी चीज, लोन आप धीरे धीरे करके चुका देंगे, आपका एक 50 लाख का एसेट्स तैयार हो जाएगा। कभी आपको कोई प्रॉब्लम आई या आपके फ्यूचर में किसी बच्चे को आपको धंधा करना है, बिजनेस करना है, उस एसेट्स को आप बेच के या उस पर लोन लेकर के आप धंधा करा सकते हो। ये गुड डिसीजन है। अगर लोन लेके आप एसेट्स ले रहे हो तो इफ एंड बट कुछ नहीं है। आपको लायबिलिटी पर खर्च नहीं करना चाहिए लोन लेके। गॉट इट, परफेक्ट। और एक चीज मेरे को बताइए कि आज की डेट में अगर मैं बात करूं रजिस्ट्रीज की, क्या होता है कि अगर हम इन बड़े बड़े बिल्डर्स की बात कर रहे हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस भी देखे हैं। एक बहुत ही बड़ा बिल्डर है,
सिग्नेचर ग्लोबल ही है, मैं नाम ले लेता हूँ उनका। तो एक इन्फ्लुएंसर ने क्लेम करा कि यार हमने ना 2019 में प्रॉपर्टी ली इनसे फ्लैट परचेज करा। इन्होंने कमिटमेंट दी थी कि इस फ्लैट की ना हमें रजिस्ट्री हो जाएगी हमारी, और लाइक इट विल टेक अ टाइम फ्रेम ऑफ 4 to 5 years, ठीक है, इतने टाइम में हो जाएगी। लेकिन अभी तक वो फ्लैट्स की उनकी ना रजिस्ट्री हुई, जस्ट उनको फ्लैट रहने के लिए दे दिए हैं, लेकिन लीगली अब तक वो चीज उनको नहीं मिल पाई। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि अगर ऐसे बड़े बिल्डर्स भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करते हैं, इसकी वजह से ट्रस्ट लोगों का कम हो जाता है? हाँ, रियल एस्टेट में होता है। लेकिन आपको शिवम सर मैं एक बात बताऊं कि या तो वो प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ओके। अगर रेरा में रजिस्ट्रेशन है तो रेरा में शिकायत करी जा सकती है उसके खिलाफ, एज ए डॉक्यूमेंट्स उसने कोई ना कोई बनवाया होगा। अगर ये कमिटमेंट कोई भी बिल्डर कर रहा है तो आप MOU साइन जरूर कराइए। ओके। लेकिन उस बिल्डर का रेरा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उस प्रॉपर्टी का भी रेरा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आप उससे MOU साइन करा लीजिए। आप अगर वो कमिटमेंट पे खरा नहीं उतरता है तो सरकार उसकी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करती है। तो वो प्रॉपर्टी उसके पास में मॉर्गेज होती है, रेरा के पास में जो मॉर्गेज होती है उसको बेच के आपके लिए कुछ ना कुछ मुआवजा के रूप में जरूर देगा रेरा। तो पवन जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि क्या हो जाता है कि कभी ना ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, जैसे भी हमने बात करी बिजनेस के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, कौन से वो 3 Ps होते हैं। सो किसी को लेकिन अब रियल एस्टेट के बिजनेस में आना है, वो चाहता है कि वो एक ऐसा इंसान बने जो रियल एस्टेट से कमाई कर सके, क्योंकि आपको पता है रियल एस्टेट के जो रिटर्न्स है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू और जो बिजनेस होते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि वो कैसे रियल एस्टेट के बिजनेस में आ सकता है, और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या क्या वो तरीके होते हैं उसको उस बिजनेस में टिके रहने के। सबसे पहला तो अगर वो नया है, बिल्कुल रियल एस्टेट में उसने काम नहीं किया है, ना उसका कोई बैकग्राउंड है पीछे रियल एस्टेट जी, और वो रियल एस्टेट में आना चाहता है, तो कोई भी ट्रस्टेबल बिल्डर के साथ वो काम करे, जो एज ए जॉब के रूप में भी हो सकता है, ओके, एज ए डीलर के रूप में भी हो सकता है, ब्रोकर के रूप में भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन एज ए वो ट्रस्टेबल बिल्डर के साथ में पहले काम करे। अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश ना करे, चाहे कितना भी पैसा उसके पास हो। ओके, आप ऐसे समझिए। दूसरा, उसकी डीपली नॉलेज लेते रहे, अंदर ही अंदर चीजों को समझते रहे, कैसे वो काम कर रहा है, किस तरीके से क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये सब नॉलेज उसको लेता रहे। ये जल्दबाजी ना करे, इसको 4 साल 5 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं। ये ऐसा ना है कि मतलब आज ही मैं आया 3 महीने में सब कुछ सीख गया। आप जिस लेवल का धंधा करना चाहते हो उस लेवल तक आप जब तक पहुंच ना जाओ तब तक आप अपने धंधे में ना घुसिए। जैसे आप ब्रोकर बनना चाहते हो तो ब्रोकर में क्या होता है, कस्टमर से भी ब्रोकरी मिलती है आपको और बायर और सेलर दोनों से ब्रोकरी मिलती है। तो आपको देखना है कि कैसे गाइड किया जाता है, कैसे बेचूं मैं और कैसे डॉक्यूमेंटेशन चेक कराऊं, क्योंकि उसमें आपको बिल्डिंग तो बनानी नहीं है, वो तो सामने बनी हुई बिल्डिंग है, वो पसंद कर रहा है सब कुछ, आपको केवल डॉक्यूमेंट्स चेक आना चाहिए। दूसरा, आपको जो है उसकी प्रोसेस आनी चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स मुझे तैयार कैसे कराना है। बहुत सही। तीसरा, आपके लिए सेल्स कैसी करनी है, नेगोशिएट कहाँ तक कर सकता है, इस प्रोडक्ट की वैल्यू आंकनी आनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं वो सामने वाला ज्यादा मांग रहा है और बेचारा फंस जाए, बायर फंस जाए। तो बायर और सेलर के नेगोशिएट जो करा रहे हो आप, तो उसको खुद भी आपको वैल्यू का जज करना आना चाहिए, इसकी क्या वैल्यू हो सकती है, आप ऐसे समझिए। तो वैल्यूएशन पे आपको जाना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन पे जाना चाहिए, ट्रस्टेबल बिल्डर के साथ काम करना चाहिए। अब आप आते हो रियल एस्टेट में, बहुत ज्यादा आपने सीख गए, तैयारी कर ली जी, तो आप सबसे पहले सिंपली आप जाइए छोटे शहरों में, टियर 3 में आप जाइए और वहां प्लॉटिंग के बिजनेस से शुरुआत कीजिए। ओके। वो भी अपना प्रोडक्ट अब भी लॉन्च नहीं किए, उसमें 10% या 5% की शेयरिंग डाल के
जो पुराने बिल्डर्स हैं या पुराने प्लॉटिंग कॉलोनाइजर हैं, उनके साथ छोटी शेयरिंग डाल के उनके साथ आप आइए धंधे के अंदर। जब 5% में आप कामयाब हो गए, फिर आप अपना शेयर बढ़ा दो, 10% कर दो, फिर 15% कर दो, 20% कर दो, 25% कर दो। इस तरीके से आप अपना शेयर बढ़ा करते चले जाइए, एक दिन आप खुद ही धंधा बना लो। ये गलतियां मुझसे हुई हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी किया है, इसलिए मैं आपको ये समझा सकता हूँ। आज मैं बताने के लायक हूँ। अगर आप मुझसे आज से 7 साल पहले पूछते, 5 साल पहले पूछते, तो ये चीज़ मैं नहीं समझा सकता। राइट, टोटली एग्री। और किसी को लेट सपोज आपको रीच आउट करना हो, आपकी कंपनी से जुड़ना हो, आपके साथ जुड़ना हो, कैसे जुड़े हो? आप मुझसे अगर YouTube का पॉडकास्ट सुन रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ सकते हो। दूसरा, मेरी वेबसाइट है कुहू बिल्डकॉन लिमिटेड नाम से। दूसरा, कुहू रियलिटी नाम से मेरा पोर्टल आने वाला है, उस पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उस पर आप रियल एस्टेट से कुछ भी अगर आप चाहते हो तो उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आप कस्टमर बनना चाहते हो तब भी, आप बिल्डर्स हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तब भी जुड़ सकते हो। उसमें अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तब भी जुड़ सकते हो आप। उसमें आप कुछ सीखना चाहते हो तब भी जुड़ सकते हो। वो मेरा प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, मंथ के लास्ट में लॉन्च हो जाएगा, कुहू रियलिटी नाम से। कुहू रियलिटी, हाँ, वो मेरा जो है अपना प्रोडक्ट होगा, उस पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो जी। हमारे चैनल पार्टनर बन सकते हो, उसमें आ सकते हो साथ। परफेक्ट, मतलब इजी है आपसे भी जुड़ना, लेकिन अगर विल होनी चाहिए। यस, आपकी इच्छा होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, परफेक्ट। एंड थैंक यू सो मच पवन जी। एंड जिस तरीके से चीजें समझाई हैं बिजनेस को लेकर, आई गेस ये पॉडकास्ट भी कम है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है बिजनेस का। क्योंकि बिजनेस को अगर डीपली तरीके से समझे तो काफी ऐसे पॉइंट्स हैं जो रह भी गए हैं। और अगर कोई आपको कांटेक्ट करे और आपको देखे, आपको सोशल मीडिया पर, डेफिनेटली उसके आंसर्स मिल जाएंगे अगर वो आपके पॉडकास्ट भी देखता है तो। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम एक पॉडकास्ट में सब कुछ करें। और डेफिनेटली हमारा जो नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा वो और डीप डाइव तरीके से हम बिजनेस को समझेंगे। एंड जिन लोगों ने भी यहाँ तक पॉडकास्ट देखे, डेफिनेटली वो लोग समझ गए होंगे, यंगस्टर स्पेशली, कि बिजनेस कैसे काम करता है, कैसे रन करता है, क्या क्या चीजें चाहिए होती है, माइंडसेट क्या चाहिए होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है विल। अगर आपकी इच्छा है किसी काम को तो ही आप कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा ही नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कोई भी काम हो इस दुनिया का, कोई आपसे कुछ नहीं करवा सकता। लेकिन हाँ, एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक बिजनेस माइंडसेट आपका जरूर होना चाहिए एक बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही अमेजिंग गेस्ट के साथ और जानेंगे इनसे और रियल एस्टेट की बातें। क्योंकि रियल एस्टेट के बारे में अगर हम बात करें तो पॉडकास्ट काफी छोटा रह जाता है। लेकिन वही है, 1-1.5 घंटे के अंदर हम जितना आपके साथ कंटेंट को शेयर कर सके, एक एजुकेटिव कंटेंट, एक ऐसा कंटेंट जो आपको एंटरटेनमेंट के साथ आपको ज्ञान भी दे और आपको कुछ इससे सीखने को मिले, तो इसी में हम अपने आप को मानेंगे कि दैट वी हैव सक्सेसफुली डन अ पॉडकास्ट। हमारा पॉडकास्ट उसी पल सक्सेसफुल है जब आप लोगों तक जो हम मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं वो पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच पवन जी अगेन। मिलते हैं आपसे बेहद बहुत जल्द एक अगले पॉडकास्ट में। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच पवन जी।